तो हमारे चैप्टर का नाम है संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि चुंबकत्व उत्पन्न क्यों होता है, कहां से आया चुंबक का गुण। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन दो तरह का चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षक गति, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी क्या होता है, घूमता है। ठीक है ना, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन दो तरह का चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन के कक्षक के चारों ओर गोल चक्कर लगाने से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण या उत्पन्न चुंबकत्व को हम कक्षक चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। कक्षक चुंबकीय आघूर्ण, और अपने ही अक्ष पर जो वो घूम रहा है, चक्रण करता है, उससे उत्पन्न चुंबकत्व को कहते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। फिजिक्स कहता है कि जब भी कोई आवेशित कण वृत्ताकार गति करता है, चक्कर लगाता है, तो वो चुंबकत्व उत्पन्न करता है। यहां हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन दो तरह से घूम रहा है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, जिससे एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा इस तरीके से, और अपने अक्ष पर जिससे एक चुंबकीय आघूर्ण होगा इस तरीके से। नाभिक भी अपने अक्ष पर क्या होता है, घूमता है। इससे उत्पन्न चुंबकत्व को नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अब चूंकि नाभिक द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व की तुलना में 1000 गुना कम होता है, यानी बहुत कम होता है, तो इसलिए यहां हम नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण या नाभिक द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व के बारे में। क्लियर है ये? तो अब हम इसमें कुछ चीजों को, कुछ शब्दों को जान लें, परिभाषाएं जान लें। तो सबसे पहले आपको जानना है चुंबकीय प्रेरण। जब भी किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को यानी लोहे को या इस तरह की किसी चीज को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा चुंबक वाले गुण आ जाते हैं। इसे हम चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। अब चुंबकीय प्रेरण जो है ये कैसे दर्शाया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि जो चुंबक की बल रेखाएं हैं वो हमारे पदार्थ में से होकर कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, उनका घनत्व क्या है। तो पदार्थ से होकर प्रति इकाई क्षेत्रफल, लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय फ्लक्स को हम बी से या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से दर्शाते हैं। फ्लक्स घनत्व, इसको बी से दर्शाएंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरे जो शब्द आपको जानना है वो है पारगम्यता या चुंबकशीलता। पारगम्यता या चुंबकशीलता, एक मिनट रुकेंगे।
पारगम्यता या चुंबकशीलता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर उसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की तुलना में कितना है? बाह्य चुंबकीय हम ये कहें कि क्षेत्र के अनुपात में कितना है। मतलब ये होता है कि जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र यानी निर्वात या हवा में भी क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। और जब ये बल रेखाएं हमारे पदार्थ से गुजरती हैं तो दो संभावनाएं हो सकती हैं। या तो बल रेखाएं ज्यादा मात्रा में गुजरे, हवा या निर्वात की तुलना में ज्यादा मात्रा में, या उससे कम मात्रा में। इसी अनुपात को हम पारगम्यता या चुंबकशीलता के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा कि पदार्थ से गुजरने वाली बल रेखाएं है बी, और बाह्य की चुंबकीय क्षेत्र शक्ति जो है हमारी, ठीक है, क्षेत्र शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति जो है ये होता है एच। तो पारगम्यता या परमिएबिलिटी या म्यू करके जो हम इसको दर्शाते हैं, तो म्यू बराबर होता है बी बटा एच। ठीक है। अब चुंबकीकरण की तीव्रता, तीसरा शब्द जो जानना है वो है चुंबकीकरण की तीव्रता। जब हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो किस हद तक चुंबक में बदलता है, किस सीमा तक उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, इसी को कहते हैं चुंबकीकरण की तीव्रता। और चुंबकीकरण की तीव्रता जो है ये प्रति इकाई आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करती है। इसलिए आई बराबर कुल चुंबकीय तीव्रता m बटा आयतन भी, इकाई आयतन का चुंबकीय आघूर्ण, जहां m जो है कुल चुंबकीय आघूर्ण है और v पदार्थ का आयतन है। अगली चीज जो आपको जाननी है वो है चुंबकीय सुग्राह्यता। ये शब्द बार बार आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। ये चौथा पॉइंट है, चुंबकीय सुग्राह्यता। ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीकरण की तीव्रता, चुंबकीकरण की तीव्रता यानी आई, और चुंबक क्षेत्र शक्ति के अनुपात को चुंबकीय सुग्राह्यता कहते हैं। चुंबकीय सुग्राह्यता को K से प्रदर्शित किया जाता है। तो K बराबर होता है तीव्रता बटा क्षेत्र शक्ति H। ठीक है ना। अब अगर हम ग्राम चुंबकीय सुग्राह्यता की बात करें और ये माने कि पदार्थ का घनत्व कितना है, D है, तो ग्राम चुंबकीय सुग्राह्यता ये हो जाएगा आपका काई जी बराबर K बटा डी। डी क्या है? घनत्व है। ऐसे ही अगर हम आणविक चुंबकीय सुग्राह्यता की बात करें तो इसमें अणुभार का गुणा कर देंगे। काई m बराबर हो जाएगा K बटा डी गुणा m, अणुभार। यहाँ m ये वाला अणु नहीं है ना, m ये क्या है आपका? अणुभार है। तो ये हो गया आपका कुछ शब्दावली जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। इसके बाद
चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार का चुंबकीय गुण दर्शाता है, ये सारा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में आप जानिए, बस और कुछ खास नहीं। तो पहला है आपका चुंबकीय व्यवहार के प्रकार। चुंबकीय व्यवहार यहां हम पढ़ेंगे मूल रूप से 5 प्रकार के, जिसमें पहला है आपका प्रतिचुंबकत्व, दूसरा है अनुचुंबकत्व, तीसरा है लौह चुंबकत्व, फिर प्रतिलौह चुंबकत्व, लघु लौह चुंबकत्व। तो हम अलग अलग लिखते हैं, इसको कहते हैं प्रतिचुंबकत्व या डायमैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकत्व, डायमैग्नेटिज्म क्या है? मान लो किसी पदार्थ को आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, पिघला के उसको एक कड़ाही में क्या किया, या एक पात्र में ऐसे रख दिया भाई, ये पदार्थ रख दिया आपने। तो थोड़ी देर बाद इसकी स्थिति कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। ये क्या हो रहा है? ये आप देख रहे हैं कि जो पदार्थ बराबर लेवल में था वो नॉर्थ से भी दूर भाग रहा है, साउथ से भी दूर भाग रहा है, और बीच में इकट्ठा हो रहा है, ये दूर जा रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर या चुंबक से दूर जाने का प्रयास करते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना? अब इसी को 2-3 तरीके से, जैसे पहला तो तरीका हमने इस तरीके से जाना, एक दूसरा तरीका है कि अगर आप एक यू आकार की ट्यूब ले लें, जिसमें कि ये द्रव भरा हुआ है, प्रतिचुंबकीय द्रव भरा हुआ है, आप यहां चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल लगाएंगे, जैसे ही चुंबक लगाएंगे तो ये वाला लेवल जो है अभी बराबर है, ये नीचे जाने लगेगा, यानी चुंबक से दूर जाने लगेगा। तो हम कहेंगे कि ये कैसा पदार्थ है, ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विलयन को दोनों ध्रुवों के बीच में, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में रखने पर वो उनसे दूर जाने का प्रयास करता है। ठीक है? अब ये तो हमारे एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशंस हो गई। अब बारी आती है उत्पत्ति, चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति। ये प्रतिचुंबकत्व उत्पन्न कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई? तो ऐसे पदार्थ, हम सभी जानते हैं कि चुंबक की उत्पत्ति कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और अपने अक्ष पर घूमता है। इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे घूम रहा है, तो दूसरा कैसे घूमेगा, जस्ट अपोजिट। तो इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा नष्ट हो जाता है। यानी कि आधे इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं, तो आधे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। पेयरिंग में यही होता है ना, युग्मन में। तो इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को
दोनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है 0। जब हम ऐसे पदार्थ को जिसका कि खुद का चुंबकीय आघूर्ण 0 है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में इस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस तरह से प्रतिक्रिया दर्शाते हैं कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरोध में चुंबकीय बल उत्पन्न कर लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, और इसलिए ये एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाने लगते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और खास बात बताई गई है कि क्या सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ही प्रतिचुंबकीय होंगे? नहीं। मान लीजिए कि ऑक्सीजन या कोई पदार्थ जिसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 10 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 10 युग्मित इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। तो फिर आप बोलोगे कि सर हमको क्यों नहीं मिलता प्रतिचुंबकत्व, वो तो आकर्षित होता है। कारण ये है कि प्रतिचुंबकत्व का मान अनुचुंबकत्व की तुलना में 10 गुना कम होता है। इसलिए जहां अनुचुंबकत्व या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तुलना में युग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न विरोधाभासी चुंबकत्व, विपरीत चुंबकत्व नगण्य हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रतिचुंबकत्व की गणना कैसे करेंगे, तो इसका एक सूत्र है। प्रति मोल चुंबकत्व की गणना करने के लिए आपको काई ए बराबर सूत्र दिया गया Na e⁻²² अपॉन 6mc² सिग्मा I = 1 से लेके I = n तक r⁻²। तो यहां कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, तो काई ए जो है ये प्रति मोल चुंबकीय सुग्राहिता है। काई ए प्रति मोल आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रति एवोगेड्रो संख्या, एवोगेड्रो संख्या भी 1 मोल ही होती है। प्रति मोल चुंबकीय सुग्राहिता Na ये है एवोगेड्रो संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, M द्रव्यमान, C प्रकाश का वेग और r⁻I जो है ये है वर्ग माध्य दूरी या औसत वर्ग त्रिज्या। तो पहला चुंबकीय गुण जो है वो है प्रतिचुंबकत्व। तो इतना लिख के आप इसको समाप्त करेंगे। वैसे इसके आगे भी है कि हमने कुछ परमाणुओं के लिए इसके मान ज्ञात किए हुए हैं। उन मानों के आधार पर किसी दिए गए अणु के चुंबकीय आघूर्ण या प्रतिचुंबकत्व की गणना की जा सकती है। वो आप खुद से आराम से देख सकते हैं। आते हैं दूसरी चीज पे, दूसरा गुण जो है अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय पदार्थ। पहला प्रतिचुंबकत्व, दूसरा है अनुचुंबक, चुंबक से आकर्षित होना। इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल की ओर जाते हैं, ज्यादा चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब होता यह है
कि जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इस पदार्थ की द्रव अवस्था को रख देते हैं, ये पदार्थ है ना, तो ये पदार्थ स्वयं को दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित कर लेता है, यानी स्वयं ही दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। तो कैसे हो जाएगा, किनारे ज्यादा हो जाएगा, बीच में कम हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप ट्यूब में, जैसा पहले हमने किया था वही सारी चीजें यहां रिपीट करेंगे। ट्यूब में मान लो कि ये आपने अनुचुंबकीय पदार्थ का विलयन भर दिया है। जैसे ही चुंबक आप यहां लगाएंगे एक साइड, तो इस साइड का लेवल ऊपर उठ जाएगा, यानी ये आकर्षित होगा चुंबक की ओर। ठीक है ना। तो ये तो परीक्षण हो गया। अब फिर बारी आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति, सपोज करो कि किसी पदार्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसमें क्या होगा कि एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे से नष्ट हो जाएगा, इसमें भी नष्ट हो जाएगा, इसमें भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन इनमें और इनमें नष्ट नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जब इनको हम चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण अपने आप को बाहर के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, और ऐसे में ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। इसी को कहा गया अनुचुंबकत्व। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आसानी से चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। इसका कारण इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्थायी द्विध्रुव का कार्य करते हैं, और किसी पदार्थ में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अनुचुंबकत्व भी उतना ज्यादा होता है। तो ऐसे में हमने देखा कि चुंबकीय सुग्राहिता, आपने के का मान पढ़ा था ना, के बराबर बी अपॉन क्या पढ़ा, सॉरी के, चुंबकीय सुग्राहिता बी अपॉन एच। ठीक है। चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकशीलता, सुग्राहिता। ठीक है। तो यहां क्या होता है, ये होता है बी अपॉन एच के। तो बी का मान हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है एच से, इसलिए इसका मान भी ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। अब आगे हम बढ़े तो पहली बात तो ये कि क्या ये बहुत प्रबलता से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, नहीं। ये अच्छी तरह समझिए कि ये पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, पर बहुत प्रबलता से नहीं, बहुत तेजी से नहीं, आराम से, धीरे से होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम एक पदार्थ ले लें तो उस पदार्थ में लाखों करोड़ों परमाणु होंगे। मान लो एक परमाणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो परमाणु अपने आप में एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। उस चुंबक को मैं एक छोटे तीर से दर्शा देता हूं, ये एक परमाणु का चुंबक है। ऐसे कई परमाणुओं के चुंबक होंगे जो अनियमित क्रम में यहां क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। इस तरीके से जैसे ही इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से क्या किया जाता है, नॉर्थ साउथ ऐसा करके हम अरेंज करते हैं, तो इनके सारे चुंबकीय इकाइयां जो हैं ये अपने आप को एक दिशा में संरेखित कर लेती है, और ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है ना। अब ये बात ध्यान रखने की है कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें उपस्थित स्थायी चुंबकों की तरह कार्य करने वाले प्रत्येक परमाणु या अणु
अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से या क्षेत्र की दिशा में खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं और इस तरह से ये चुंबक की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इन पदार्थों में इकाई आयतन में परमाणुओं और अणुओं की संख्या निश्चित होती है, इसलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने या घटाने का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इनके चुंबकीय सुग्राहिता ताप से प्रभावित होती है। तो एक बात और समझे कि अगर मान लो कि मैं बाहर बहुत प्रभावशाली चुंबक लगाता हूं, तो क्या ये बहुत तेजी से आकर्षित होगा? नहीं, इसके आकर्षित होने की क्षमता उतनी ही रहेगी। दुर्बल चुंबक लगाएंगे तो क्या कम होगा? नहीं, उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि इसके इकाई आयतन में 100 अणु हैं, तो 100 के 100 अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। तो चाहे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र हो, ये अपने आप को बाहर के क्षेत्र के हिसाब से एक बार अरेंज कर लिए, तो क्षेत्र की प्रबलता में कोई असर इन पर नहीं पड़ता, लेकिन तापमान का असर पड़ता है। तापमान अणुओं में कंपन ऊर्जा की वृद्धि करता है, जिससे इनमें क्या होता है? डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा और इनका चुंबकीय गुण क्षीण होने लगता है। यानी ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकत्व का मान क्या होगा? घटता है। ये जो नियम दिया गया, ये क्यूरी नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, क्यूरी ने दिया, तो इसलिए इसको क्यूरी नियतांक से दर्शाते हैं। यानी कि काई की वैल्यू बराबर है C बटा T, जहां C क्या है? क्यूरी नियतांक। बाद में इसको संशोधित करके वीज नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ ताप पे नहीं, कुछ और कारक भी होते हैं जिन पर ये निर्भर करता है। तो संशोधन से ये बना काई बराबर C बटा T माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ जो थीटा है वो वीज नियतांक है, तो क्यूरी वीज नियतांक हो गया। अब अगर मान लो कि आपको किसी पदार्थ का अनुचुंबकत्व निकालना है कि भाई ये कितना अनुचुंबकीय है, तो निकालने का तरीका क्या है? सरल तरीका। किसी पदार्थ का कुल चुंबकत्व जो होता है, आणविक सुग्राहिता काई एम, ये 3 मानों का योग होता है। काई पैरामैग्नेटिज्म, काई इसके बाद आपका है थर्मल इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म TIP, और काई, ये एक्स नहीं है ना, काई है, थोड़ा एक साइड बड़ा कर देना है, काई डायमैग्नेटिज्म। मैं एक एक चीज बता देता हूं। काई एम आणविक चुंबकीय सुग्राहिता या आणविक सुग्राहिता है। काई PAR या पैरामैग्नेटिक, ये क्या है आपका? अनुचुंबकीय सुग्राहिता। काई BIA जो लिखा हुआ है, ये है प्रतिचुंबकीय सुग्राहिता। और काई TIP यानी ताप अप्रभावित अनुचुंबकीय सुग्राहिता, यानी ऐसी सुग्राहिता जो ताप पर निर्भर नहीं करती। तो मेनली क्या होता है कि ताप पर प्रभावित नहीं होने वाले इसके मान की गणना नहीं कर सकते हम आसानी से, तो हम 2 मानों पे ही ले लेंगे, इससे और इससे। इसकी नहीं कर सकते, इसको हटा देंगे। काई एम बराबर हो जाएगा काई पैरामैग्नेटिक प्लस काई डाईमैग्नेटिक। अब अगर आपको पैरामैग्नेटिक निकालना है तो काई पैरामैग्नेटिक बराबर हो जाएगा काई मोलर माइनस काई डाई। ये आ गया। तो ये हो गया आपका अनुचुंबकीय सुग्राहिता के बारे में जानकारी। अनुचुंबकत्व क्या है ये हमने समझाया। तीसरी चीज मैं फिर से आपको अगली बता रहा हूं, ठीक है ना? थर्ड टॉपिक जो हमारा हम डिस्कस करेंगे, एक मिनट रुक जाओ यार। ठीक है,
तीसरे गुण के बारे में बात करेंगे, चुंबकीय गुण, और वो है लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व क्यों? आपने लोहे को देखा होगा, या प्लेट आप ले लीजिए, उसको चुंबक से चिपकाओ, बड़ा मजबूती से चिपकता है, बहुत ताकत से चिपकता है। इस तरह के पदार्थों को हम कहेंगे लौह चुंबकीय या लौह चुंबकत्व। इंग्लिश में कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जैसा कि हमने बताया कि अगर आप प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल अनुचुंबकीय जैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा तेजी से। ऐसे पदार्थ जो चुंबक या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबलता से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तेजी से आकर्षित होते हैं, इनको हम कहेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। अब ये लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन है? लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नेटाइट है, यानी Fe2O3। अब लौह चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? इसमें चुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात, इनके अणुओं या परमाणुओं में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि पैरामैग्नेटिक पदार्थों में अणुओं और परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वैसे ही लौह चुंबकीय पदार्थों के अणु और परमाणुओं में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात इनका प्रत्येक अणु अपने आप में एक स्थायी द्विध्रुव की भांति कार्य करता है, अपने आप में एक स्थायी द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, अपने आप में एक छोटा चुंबक होता है। अब एक टुकड़ा ले लो आप लोहे का, तो वहां क्या होता है? वहां मैं इसको कुछ ऐसे बांट देता हूं, ये छोटे छोटे समूह बनाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में अणुओं के छोटे छोटे समूह होते हैं, जिनमें हर एक समूह को हम डोमेन के नाम से जानते हैं। डोमेन यानी समूह। हर समूह में आप देखेंगे कि 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु तक हो सकते हैं, और हर एक परमाणु जो कि अपने आप में स्थायी चुंबक है, स्थायी द्विध्रुव है, हर एक समूह में ये एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित दिशा में विन्यस्त होते हैं। लेकिन इनका आपसी विन्यास, समूह आपस में सही तरीके से विन्यस्त नहीं होते ना, ध्यान रखना। तो आप देखिए यहां 4 डोमेन है। 4 डोमेन में एक ही डोमेन, किसी भी एक को देखिए तो प्रत्येक डोमेन में जितने परमाणु उपस्थित हैं वो सब एक दिशा में संरेखित हैं। लेकिन डोमेनों की परस्पर व्यवस्था इस तरह से होती है कि एक डोमेन जितना चुंबकत्व उत्पन्न करता है, दूसरा भी उतना करके विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। तो डोमेन में जो अणु है वो संरेखित होते हैं, अतः इनका जो कुल प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण होता है बहुत प्रबल होता है। लेकिन डोमेन सामान्य परिस्थिति में इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, या हम ये कहें उदासीन कर देते हैं, जिससे कुल रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। अब अगर हम इनको क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही इनको रखते हैं, सारे डोमेन अपने आप को उस चुंबक के बल रेखाओं के हिसाब से संरेखित कर लेंगे। सारे डोमेन अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, और इससे अचानक से क्या होता है, बहुत प्रभावशाली चुंबकत्व उत्पन्न होता है, और ये बहुत तेजी से चुंबक की ओर
आकर्षित होते हैं। पढ़ के सुना रहा हूं। लौह चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय परमाणु या आयन एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं। ये पदार्थ सांद्र चुंबकीय पदार्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रत्येक अनुचुंबकीय पदार्थ अणु या आयन स्थायी चुंबकीय आघूर्ण रखता है। जैसा कि मैंने बताया कि इनमें आयुष्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। हर एक अणु या आयन अपने आप में पदार्थ नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इन परमाणुओं या आयनों के अत्यधिक निकटता कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रिया को जन्म देती है जिसके फलस्वरूप पदार्थ के अंदर परमाणुओं के बहुत सारे सूक्ष्म समूह बन जाते हैं, छोटे छोटे समूह बन जाते हैं। इन समूहों को डोमेन नाम दिया जाता है। प्रत्येक डोमेन में 10 की घात 17 से लेकर 10 की घात 21 तक परमाणु हो सकते हैं। इन डोमेन का चुंबकीय क्षेत्र, डोमेन के अंदर एक समूह के अंदर इनका चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में संरेखित रहता है और प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न करता है, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक होती है। इसका कारण प्रत्येक अनुचुंबकीय परमाणु या आयन अपने निकटतम चुंबकीय आघूर्णों के विन्यास से प्रभावित होता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जैसे अगर आप एक भीड़ में चल रहे हो और भीड़ इधर उधर जा रही है, जैसे चौक है, कुछ लोग दाएं जा रहे हैं, कुछ बाएं जा रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं, तो आपको उस भीड़ में चलना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। ये है अनुचुंबकीय पदार्थ। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप एक हाईवे या इसी भीड़ में चल रहे हैं जो सिर्फ एक दिशा में चल रही है, तो कई बार होता यह है कि आपको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है चलने के लिए, बाकी ताकत भीड़ दे देती है, भीड़ आपको धक्का मार के आगे ले जाएगी एक ही दिशा में। तो होगा ये कि अगर सभी एक दिशा में चल रहे हैं तो सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलते हैं, जिससे बल का मान बढ़ जाता है। यह प्रभाव इतनी तीव्र अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करता है कि सारे चुंबकीय आघूर्ण समान दिशा में संरेखित हो जाते हैं और इसलिए चुंबकीय सुग्राह्यता का परिमाण व्यक्तिगत चुंबकीय आघूर्णों की उत्पन्न सुग्राह्यता की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। यदि कक्षक चुंबकीय आघूर्ण के योगदान को नगण्य मान लिया जाए तो इसको छोड़ सकते हैं। अब यहां एक बात ध्यान देना कि अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि क्या ये जो लौह चुंबकत्व है वो हमेशा मिलेगा? नहीं। एक तापमान के नीचे ही पदार्थ लौह चुंबकीय व्यवहार दर्शा सकता है। एक तापमान से ज्यादा होने पर अणु कंपन के कारण अपने आप को अनियमित रूप से व्यवस्थित करने लगते हैं, तो फिर लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व घट जाता है और वो अनुचुंबकीय में बदल जाता है। तो लौह चुंबकत्व घटकर अनुचुंबकत्व में जिस तापमान पे बदलता है उसको क्यूरी ताप कहते हैं। तो क्यूरी ताप किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए वह अधिकतम तापमान है या वह अधिकतम तापमान है जहां तक वो लौह चुंबकीय रह सकता है। इस तापमान पर या इससे अधिक तापमान पर इसका चुंबकत्व कम हो जाता है और ये लौह चुंबकत्व से अनुचुंबकीय में बदल जाता है। ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र सभी डोमेन को चुंबकीय आघूर्ण के संरेखण में लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होते हैं। मतलब जैसे जैसे बाहर के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा डोमेन, ज्यादा से ज्यादा समूह अपने आप को उसकी दिशा में व्यवस्थित करेंगे। अगर आप बाहर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो सिर्फ बाहर के डोमेन अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। थोड़ा ज्यादा लगाओगे तो और डोमेन अपने आप को, डोमेन मतलब समूह, अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। तो बाहर के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अपने आप को संरेखित करेंगे और इससे इनका जो लौह चुंबकत्व है वो उतना बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को बुक में अच्छी तरह दिया हुआ है, एक रीडिंग ले लीजिए आप। और हम कल फिर बचे हुए 2 को पढ़ेंगे। बचा हुआ 2 उतना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन आता है आपका, तो ये पढ़ेंगे और मापने की विधियों पे भी आएंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक।